कहानी की शुरुआत में हम एक हत्यारे को देखते हैं जिसने बड़ी ही चालाकी से एक आदमी के गले पर ब्लेड से हमला करके उसे मार डाला। लेकिन वो कातिल यही नहीं रुका, वो सीधा अपने दूसरे शिकार की ओर चला गया। वो एक औरत थी जो गाड़ी में अपना मेकअप ठीक कर रही थी। उसने सोचा कि शायद उसका पति वापस आ गया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मौत उसका इंतजार कर रही है। ये पूरी खौफनाक घटना पास ही खड़ी एक लड़की ने अपनी आंखों से देखी। अगले दिन सुबह पुलिस को एक रिपोर्ट मिली। 2 लाशें जिनके सर नीचे झुके हुए थे एक काली गाड़ी के अंदर मिली। जल्द ही डिटेक्टिव सैम वहां पहुंचा और सोचने लगा कि ये खून करने का तरीका तो बिल्कुल वैसा ही है। ये काम एक खास आदमी ने किया था, लेकिन उसकी टीम ने डिटेक्टिव को यकीन दिलाया कि ये शख्स पूरी रात हमारी निगरानी में था। उसके पास कत्ल करने का मौका ही नहीं है। वो जेल में बंद है, वहाँ से निकला ही नहीं तो कैसे किसी को मार सकता है। लेकिन न जाने क्यों सैम को ये बात हजम नहीं हो रही थी और उसने सस्पेक्ट रॉन को पूछताछ के लिए बुलवा लिया। रॉन ने सीधे मुंह एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसका ये घमंड सैम को बहुत ज्यादा चुभ रहा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत था नहीं, इसीलिए पूछताछ बस फॉर्मेलिटी बन गई। जाते वक्त रॉन एक जवान लड़की से टकरा गया। उसका असली खतरनाक रूप एक पल के लिए सामने आया, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया। उसे लगा कि पुलिस स्टेशन में इस तरह की हरकत करना ठीक नहीं होगा, पर वो ये नहीं जानता था कि ये वही लड़की है जिसने पिछले दिन जुर्म होते हुए देखा था। लड़की ने भी कुछ बोला नहीं, बस वो बड़े ध्यान से रॉन को देखती रही। सालों पहले रॉन और उसका एक साथी एक अनाथ आश्रम में साथ बड़े हुए थे। उन दोनों का एक अलग सा रिश्ता था। दोनों अंदर से हैवान थे। उन्हें जानवरों को अपने हाथों से मारने में मजा आता था। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी दिलचस्पी इंसानों को मारने में बढ़ गई और उनके लिए ये एक खेल बन गया। इसके बाद कहानी पीछे जाती है। सालों पहले एक डिटेक्टिव हाथ धोकर उनके पीछे पड़ा हुआ था। वो कुछ भी करके उन्हें ढूंढना चाहता था। एक रात जब वो अपने घर जा रहा था, अचानक उसकी गर्दन पर तेज वार हुआ। जल्द ही खून निकलने लगा और गिरते पड़ते वो जैसे तैसे अपनी बेटी तक पहुंचा। ये छोटी बच्ची वही है जिसने पिछले दिन वो मर्डर होते हुए देखा था। उसका नाम है हीजू। जल्द ही सैम अपने हाथ में बर्थडे केक लिए अपने पार्टनर और बहुत ही जिगरी दोस्त का जन्मदिन मनाने आया। लेकिन इस मंजर को देखकर उसकी रूह कांप गई जब उसने देखा कि उसका साथी पहले ही मर चुका है। उसकी बेटी हीजू अभी भी उसके पास बैठी हुई थी। वो नादान लड़की जानती ही नहीं थी कि उसके पिता मर चुके हैं। वो बस उनके जागने का इंतजार कर रही थी ताकि वो दोनों मिलकर उनका जन्मदिन मना सके। ये देखकर रॉन के दिल में एक गहरा दर्द उठा। उसे लगा था कि कातिल का कोई सुराग नहीं है, शायद बच निकलेगा। लेकिन जल्द ही वो कातिल पकड़ा गया। उस पर कई मुकदमे चले। रॉन ने कुछ महीनों में ही 7 कत्ल किए थे, लेकिन सबूत सिर्फ एक के लिए ही मिल पाए। इसीलिए उसे सिर्फ और सिर्फ 15 साल की सजा हुई। विक्टिम के परिवार वाले इस फैसले को समझ भी नहीं पाए। सैम को इस बात का बहुत गुस्सा था कि ये जानवर 15 साल में छूट जाएगा। उस दिन उसने फैसला कर लिया था कि बदला लेकर रहेगा। तब से आज तक उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। उसने कसम खाई कि रॉन को उसके जुर्मों का हिसाब देकर रहेगा। छोटी हीजू ने ये सब देखते हुए कातिल का चेहरा हमेशा के लिए अपने दिमाग में बसा लिया था। लेकिन जब सब लोग गम में डूबे हुए थे, उनकी नजर एक आदमी पर नहीं पड़ी जो अंधेरे में छुपा हुआ था। सिर्फ रॉन ये बात जानता था कि जिसने उसे धोखा देकर जेल भिजवाया है वो उसका पुराना करीबी दोस्त है, वही हत्यारा जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दरअसल उन दोनों को एक लड़की से प्यार हो गया था। अब रॉन की गर्लफ्रेंड उसके दोस्त के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही थी। जब रॉन को ये बात पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गया और उस लड़की को बेरहमी से मार डाला। बाद में रॉन ने अपने दोस्त से भी बदला लेने का प्लान बनाया, लेकिन उसका दोस्त जॉन 2 कदम आगे निकला। उसने रॉन को फंसाकर जेल भेज दिया। अब 15 साल बाद रॉन जेल से बाहर आया और सबसे पहले जो उसके सामने आया वो था सैम, जो इस बार उसे जेल वापस भेजने के लिए तैयार था। ये साफ था कि सैम अभी भी 15 साल पहले की घटना को भूला नहीं है, लेकिन रॉन अभी भी अपने जुर्म को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए सैम ने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि रॉन के ऊपर 24 घंटे नजर रखी जाए। इस सब के बाद सैम ने सबसे कहा कि चलो सारे के सारे 500 की बत्ती निकालो, और वो सारे पैसे उसने चुपके से अपने पास रख लिए। एक नए ऑफिसर को लगा कि हमारा बॉस तो हमसे ही पैसे वसूल रहा है, लेकिन उसका शक तब खत्म हो गया जब सैम ने एक मोटा सा लिफाफा एक लड़की को दिया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हीजू है, जो अब बड़ी हो चुकी है। पिछले 15 साल में हीजू, जो अब एक अनाथ थी, वो कभी किसी अनाथ आश्रम में नहीं रही। पिछले 15 सालों से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट यूं ही मिलकर हीजू की परवरिश
परवरिश कर रहा था। जैसे जैसे हीजू बड़ी हुई वो एक समझदार और दयालु लड़की बन गई। स्टेशन के हर इंसान को वो बहुत प्यारी और मेहनती लगती थी। स्टेशन में मौजूद हर एक पुलिस वाला उसे अपनी बेटी की तरह रखता था। इस समय में हीजू ने अपनी माँ पर भी नजर रखी हुई थी, उस माँ पर जिसने उसे छोड़ दिया था। उसके दिल में माँ के लिए प्यार भी था और नफरत भी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकती। उसका सौतेला बाप जो अक्सर उसकी माँ को मारता पीटता था, वो उसे एक आंख पसंद नहीं था। वो हीजू की आंख में रड़कता था। जो बात उसे पता नहीं थी वो ये है कि हीजू ने कभी अपने पिता के कत्ल को भुलाया नहीं। जिस पल उसने सुना कि रॉन जेल से रिहा हो गया, उसने अपना सालों से बनाया हुआ बदले का प्लान शुरू किया। वो रॉन के ऊपर नजर रखने लगी, लेकिन एक रात उसने जॉन की मौजूदगी महसूस की। उसने देखा कि जॉन का कत्ल करने का तरीका रॉन के तरीके से बहुत मिलता जुलता है। तब उसके दिमाग में एक नया प्लान बना कि रॉन को जॉन के किए हुए कत्लों के इल्जाम में फंसा दे। लेकिन चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चली, इसीलिए उसने अपने अगले कदम की तरफ ध्यान दिया। उसने सोच लिया कि वो अपने सौतेले बाप को मारेगी, वो आदमी जिसने सालों तक हीजू की माँ को सताया है। हीजू ने अपनी माँ को इतना दुख सहते हुए देखा था कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब उसने सोच लिया कि वो अपने सौतेले बाप का इस्तेमाल रॉन को फंसाने के लिए करेगी। हीजू ने रॉन पर नजर रखी हुई थी और वो जानती थी कि रॉन हर सुबह जल्दी उठकर पार्क में जॉगिंग करने जाता है। उसने फैसला किया कि वो लाश को पार्क तक घसीट के लाएगी ताकि रॉन सीधा शक के घेरे में आ जाए, क्योंकि उसका तो पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जब रॉन वहाँ आया तो उस आदमी के मौत के तरीके को देखकर हिल गया। उसने पहचान लिया कि ये तो मेरे स्टाइल से मारा हुआ है, कोई तो उसकी नकल कर रहा था और इस सब के चक्कर में पुलिस अब उसके पीछे पड़ जाएगी। उसे महसूस हुआ कि असली हत्यारा कहीं आसपास छुपा हुआ है और जल्द ही उसे एक शख्स दिखाई दिया जो दूर खड़ा देख रहा था। रॉन जल्दी से उसके पीछे भागने लगा, लेकिन वो आदमी भी तेजी से वहाँ से दौड़ने लगा। रॉन उस आदमी से लंबा था और रोज लगभग 10 किलोमीटर भागता था, लेकिन इस सब के बावजूद वो छोटा सा आदमी तेजी से वहाँ से भाग गया और जल्द ही रॉन की नजरों से फरार हो गया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि हीजू ही थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर रॉन उससे कितना तेज है, ताकि वो अपने बदले के प्लान को और बेहतर तरीके से बना सके। जल्द ही एक के बाद एक कत्ल होने लगे। सबका तरीका रॉन के पुराने स्टाइल से मिलता जुलता था, लेकिन पुलिस को कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि रॉन ने ही ये सब किया है। गुस्से से भरकर सैम ने रॉन का दोबारा सामना करने का फैसला किया। उसे वो एक रेस्टोरेंट में आराम से नूडल्स खाते हुए मिला। ये देखकर सैम का गुस्सा और बढ़ गया। गुस्से में सैम ने रॉन के बाउल में पूरा एक बर्तन मिर्ची का उड़ेल दिया, लेकिन रॉन ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। वो अब भी शांति से खाता रहा और खत्म करने के बाद उसने सैम से कहा कि इससे तेरा पार्टनर तो जिंदा नहीं हो जाएगा ना। कानून के पास उसे पकड़ने का कोई तरीका तो था नहीं, लेकिन रॉन का एक घमंड और जिद सैम के गुस्से को भड़काए जा रहे थे। सैम के दिमाग में एक बार तो आया कि इसे मार देता हूँ, कोई बात नहीं, जेल ही काट लूंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बाद में अपने घर पर रॉन ने महसूस किया कोई आहिस्ता से दरवाजा खोल रहा है। उसने तुरंत अपना फोन बंद किया। अंदर घुसने वाला मेहमान कोई और नहीं बल्कि रॉन का पुराना दोस्त जॉन था। दोनों एक दूसरे की चालों से पूरी तरह वाकिफ थे, इसीलिए उन दोनों में एक खामोश सी लड़ाई शुरू हो गई। जॉन कुछ बोला नहीं क्योंकि उसे पता था कि उसके हर कदम पर रॉन की नजर होगी। जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगा, रॉन ने वहाँ चाकू उड़ा दिया और जब जॉन ने दरवाजे को कान लगाने की कोशिश की तो रॉन ने तुरंत वो छुरा ऊपर गाड़ दिया। सालों जेल में रहने के बाद भी रॉन का निशाना बिल्कुल सटीक था। रॉन की इस हरकत से जॉन सोच में पड़ गया कि इससे सीधा लड़ना सही होगा या नहीं। लेकिन रॉन के लिए असली हैरानी की बात तो तब हुई जब एक और मेहमान वहाँ आ गया। ये कोई और नहीं बल्कि सैम था। रॉन को देखते ही सैम की आंखों में गुस्सा बढ़ गया। उसे शक था कि रॉन किसी नए जुर्म की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन सैम को पता नहीं था कि कोई उस पर भी नजर रखे हुए है। दो आंखें जो छुरी की तरह तेज थी। जैसे ही सैम का ध्यान रॉन से हटा, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। सैम को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। वो तुरंत घूमकर रॉन के पीछे आ गया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद हम हीजू को देखते हैं, जो अपनी माँ के घर के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर बैठी थी, चुपचाप अपनी माँ को देखते हुए। लेकिन आज कुछ अलग था।
उसकी माँ के घर पर बिल्कुल कोई भी हरकत नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अब हीजू ने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ के घर जाने का फैसला किया, लेकिन वहाँ पर उसे अपनी माँ की लाश मिली। वो अपने दूसरे पति की मौत के बाद से पूरी तरह टूट गई और इस दर्द में चल बसी। एक के बाद एक अपनों को मरता देखकर हीजू का दिल, जो कि पहले ही नफरत से भरा हुआ था, अब और गुस्से से भर गया। उसने अपने दिमाग में हर चीज का जिम्मेदार रॉन को माना, इसीलिए रॉन को सजा देना बहुत जरूरी था। लेकिन उस दूसरे हत्यारे जॉन का पता लगने के बाद हीजू के मन में अब शक पैदा हो गया था। जब हीजू ने रॉन के पुराने केसेस की फाइल्स देखी, तब उसे समझ आया कि कातिल सिर्फ एक नहीं था, शायद ये दोनों तब मिलकर काम कर रहे थे। दोनों के तरीके भी काफी हद तक एक जैसे थे। हीजू ने जल्दी से उस आदमी के रिकॉर्ड्स निकाले। पुलिस स्टेशन में उसका वैसे ही रोज का आना जाना था, तो उसने बड़ी आसानी से पता लगा लिया कि इसी आदमी ने रॉन की रिपोर्ट की थी, जिस वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई। ये साफ था कि इन दोनों के बीच में कोई तो कनेक्शन है, जो अब इस हद तक खराब हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे की जान लेने को तैयार हैं। अब हीजू ने एक नया प्लान बनाया। वो एक पेट स्टोर में गई और एक बड़े खूंखार कुत्ते के लिए बनी लोहे की चेन खरीद लाई। फिर उसने एक ट्रक भर के खाली बियर की बॉटल्स उस आदमी के घर भिजवा दी। रात को वो चुपचाप उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। जब आदमी घर लौट कर आया तो उसने देखा कि बिजली चली गई है। अंधेरे में कैंडल्स ढूंढते हुए अचानक उसके पाँव में कुछ नुकीला चुभ गया। नीचे देखा तो पूरे फर्श पर टूटे हुए शीशे के टुकड़े पड़े थे। जैसे ही लाइट झिलमिलाकर जलने लगी, उसने ऊपर देखा। हीजू वहीं खड़ी थी उसका इंतजार करते हुए। उसने पूछा, कौन है वहाँ? हीजू ने ग्लास के टुकड़ों के ढेर में हर जगह वायर्स लगा रखी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके उसने किलर को आसानी से पकड़ लिया। इसके बाद हीजू ने चुपचाप लाश उठाई और उसे पता था कि इसे कहाँ छुपाना है। रॉन के बेड पर। जब रॉन आराम करने के लिए लेटा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही उसने कंबल हटाया तो वो हैरान रह गया जब देखा कि बेड में एक लाश लिपटी हुई पड़ी थी, जिसके गले में कुत्ते वाली चेन लगी है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि जॉन की ही थी। उसे किसी ने बेरहमी से मारकर वहाँ छोड़ दिया था। जब रॉन समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ, तब हीजू पीछे से अचानक छलांग मारकर उस पर टूट पड़ी। उसने एक और डॉग चेन से रॉन का गला दबा दिया, मारने के लिए नहीं, बस बेहोश करने के लिए। वो ऐसा दिखाना चाहती थी कि इन दोनों किलर्स के बीच में लड़ाई हुई और फिर रॉन ने जॉन को मार दिया। रॉन इस तरह मर्डर के चक्कर में फंस जाएगा और पुलिस उसे पकड़ लेगी। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। रॉन थोड़ा जल्दी होश में आ गया। पुलिस जब पहुंची तो उन्होंने कमरे में लाश देखी, लेकिन रॉन वहाँ नहीं था। उन्हें बस एक सुराग मिला, बेड पर ताजा खून। सैम ने खून देखा कि अभी तो गर्म है और समझ गया कि रॉन भागा नहीं है, वो इसी बिल्डिंग के अंदर है। उसने तुरंत होटल लॉक करने का ऑर्डर दिया और हर कमरे को चेक करना शुरू कर दिया। फिर एक दूसरे कमरे में पुलिस ने अजीब सी चीज देखी। एक आदमी और एक औरत दोनों खून में लिपटे हुए बाथ टब में पड़े थे। हैरानी की बात ये थी कि वो दोनों जिंदा थे। पुलिस ने तुरंत दोनों को हॉस्पिटल भेजा। जब नर्स होश में आई औरत से बात करने लगी तो उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो घबरा कर अपने आसपास देख रही थी, कुछ इशारा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नर्स को लगा कि वो शॉक में है। उधर रॉन चुपचाप उसे धमका रहा था मुंह बंद रखने के लिए। इस चाल से रॉन को होटल से चुपके से निकलने का मौका मिल गया। साथ ही उसे दोबारा से निर्दोष लोगों को मारने का मौका भी मिल गया था। इसी बीच सैम, जो क्राइम सीन पर था, सोचने लगा कि रॉन आखिर भागा कैसे। तब उसने बेड के नीचे खून का एक निशान देखा। मैट्रेस उठाते ही पता चला कि इस कमरे में रह रहा आदमी तो वहाँ मरा पड़ा था। रॉन पहले ही बिना कोई निशान छोड़े निकल चुका था। अपना प्लान पूरा करने के बाद हीजो को लगा कि चाहे रॉन पकड़ा ना भी जाए, लेकिन अब वो एक वांटेड किलर है। अब बात अपने आप खत्म हो जाएगी। अब वो अपने सपने पूरे करने पर ध्यान दे सकती है। लेकिन जब उसने अखबार में हेडलाइन देखी तो वो हिल गई। पुलिस वालों ने ये तय कर लिया था कि रॉन किलर नहीं है। उसके खिलाफ उन्हें कोई खास सबूत नहीं मिला था। दरअसल ये ऑर्डर्स ऊपर से आए थे कि रॉन का नाम साफ कर दो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पुलिस एक ही आदमी को पकड़ने में नाकाम घोषित हो जाए। लोग बोलने लगेंगे ना कि एक हत्यारे को पकड़ नहीं पा रहे। सैम इस सबसे ज्यादा खुश नहीं था। ये सुनकर हीजू बहुत परेशान थी। उसने तय कर लिया था कि इस दरिंदे को इसके गुनाहों की सजा दिलाकर रहूंगी। उधर रॉन ये तो जानता था कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसे पता लगाना होगा कि कौन हमेशा उस पर इल्जाम लगाता रहता है।
रॉन एक इंटरनेट कैफे गया ताकि कुछ सुराग पता लगा सके। ज्यादा देर नहीं लगी उसे पता लगाने में कि वो पार्क वाला जो आदमी था वो उसी औरत का दूसरा पति है जिसे उसने सालों पहले मारा था। और तो और उस पुलिस वाले की एक बेटी भी है जिसकी उम्र और हाइट का पता लगाते ही वो समझ गया कि ये वही लड़की है जिसने उस पर हमला किया था। ये बात जानते ही मानो उसके दिमाग में बल्ब जल गया हो। इस वक्त वो कैफे के अंदर ही सिगरेट पी रहा था। जब कैफे का मालिक उसके पास आया कि सर ये बंद कर दीजिए, तो रॉन ने उसे धुतकार दिया, चल भाग यहाँ से। कैफे का मालिक समझ गया था कि इस आदमी से पंगा तो नहीं लेना चाहिए। उसे ध्यान आया कि पुलिस ऐसे ही किसी आदमी को ढूंढ रही थी, तो उसने डायरेक्ट पुलिस को फोन कर दिया। सैम पास ही था तो वो तुरंत वहाँ पहुँच गया, लेकिन तब तक रॉन कैफे से निकल चुका था। बस एक आधी जली हुई सिगरेट कंप्यूटर के पास थी। सिगरेट अभी गर्म पड़ी थी तो सैम समझ गया कि रॉन आसपास ही है। बिना वक्त गवाए उसने अपनी बंदूक निकाली और सबको दीवार के साथ खड़ा होने को कहा। वो एक के बाद एक सबको चेक करने लगा, लेकिन भीड़ में छुपे हुए रॉन ने तुरंत झपट्टा मारकर सैम पर हमला बोल दिया। वो तुरंत बचकर बाहर की तरफ भागा और रास्ते में एक पुलिस वाले से टकरा गया। वो पुलिस वाला अभी भर्ती हुआ था तो गोली चलाने में थोड़ा हिचकिचाया। इतने में तो रॉन ने अपनी छुरी उसकी छाती में गाड़ दी, लेकिन उसे मारा नहीं। वो जानता था कि कोरिया में एक पुलिस वाले को मारना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर कुत्तों की तरह ढूंढेंगे मुझे। इसीलिए उसने पुलिस वाले की थोड़ी मरम पट्टी कर दी ताकि वो बच जाए। फिर सैम की गाड़ी में ही वो सीधा पुलिस स्टेशन गया। गाड़ी देखकर तो गार्ड भी उसे डायरेक्ट सल्यूट मार रहे थे। उसके लिए सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ बन गई। उसका असली मकसद गाड़ी वापस देना थोड़ी था, बल्कि वो तो हीजू का एड्रेस निकालने आया था। इत्तेफाक से हीजू भी स्टेशन में ही मौजूद थी। उसने रॉन को छुपते हुए अंदर जाते देख लिया, लेकिन ऑफिसर्स को बताने की बजाय वो चुप रही, क्योंकि उसे पता था कि अगर छुपकर पुलिस स्टेशन में घुसते हुए पकड़ा गया तो सारी जिंदगी जेल में नहीं रहेगा, कुछ सालों में फिर बाहर आ जाएगा। अब हीजू ने अपना आखिरी प्लान बनाया। वो समझ गई थी कि रॉन पुलिस को बेवकूफ बना के आसानी से एड्रेस निकाल लेगा और फिर उसका टारगेट तो वो ही होगी। अब रॉन हमेशा की तरह चाकू का इस्तेमाल करके घर में घुसने लगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा मोशन डिटेक्टर लाइट्स अचानक से बुझ गई और एक परछाई उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब इन दोनों का आमना सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया। हीजू ने सोचा कि आज मुझे वही डर महसूस हुआ है जो शायद मेरे पापा को महसूस हुआ होगा जब उन्हें छुरा मारा गया था। जल्द ही रॉन ने ये मान भी लिया कि हाँ, मैंने ही तेरे बाप को मारा था। गुस्से से भरी हुई हीजू ने उस पर हमला किया और फिर वहाँ से भागने लगी। रॉन भी हैरान था कि चाकू लगने के बाद भी ये लड़की इस तरह भाग रही है। उसे भागता देख रॉन ने सोचा कि उसे जाने नहीं देना। अगले ही सेकंड रॉन भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन अजीब बात ये थी कि हीजू शहर की भीड़ भरी गलियों में नहीं बल्कि सुनसान पहाड़ी की तरफ गई। वहाँ तो रॉन को उसे मार पाना काफी आसान हो जाएगा। जल्द ही रॉन ने उसे पकड़ लिया और अब वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन हीजू ने मौका पाकर रॉन को ही छुरा मार दिया और फिर दोबारा वहाँ से भाग निकली। साथ ही उसने सैम को फोन मिला दिया कि रॉन मेरी जान के पीछे पड़ा है, जल्दी आ जाइए। जल्द ही रॉन ने हीजू को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी इस बार उसे कुछ नहीं किया। रॉन जानता था कि इस लड़की को पुलिस वालों ने पाला है, वो उसे मारने नहीं वाला था। वो तो उल्टा हीजू के खिलाफ सबूत हासिल करके उसे फंसवाकर अपना नाम साफ करना चाहता था। जैसे ही हीजू को उसका इरादा समझ आया तो वो फिर से छूटकर पहाड़ों की तरफ भागी। कुछ देर बाद जब रॉन पहाड़ी के ऊपर एक पार्क में पहुंचा तो उसने देखा कि हीजू आराम से वहाँ झूल रही थी। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा था। उसने अपना स्कार्फ निकाला और जानबूझकर रॉन के सामने फेंक दिया और फिर कहा कि इसे सैम को दे देना, ठीक है। उस वक्त रॉन को लगा कि हीजू बस पागल है। हीजू के गले में उस वक्त वही कुत्ते वाला कॉलर बंधा हुआ था। रॉन को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक पुलिस के सायरन्स की आवाज करीब आने लगी। तभी हीजू ने वो चेन अपने कॉलर से बांध दी और तेज तेज झूला झूलने लगी। उसने रॉन की तरफ देखकर कहा कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, सारी जिंदगी जेल में काटेगा तू। तेजी से झूलते हुए उसने अचानक से झूला छोड़ दिया। हाथ छोड़ते ही चेन एकदम टाइट हो गई और एक ही झटके में हीजू का गला टूट गया। वो मर गई और इसका नाम आ गया रॉन के ऊपर। उसी पल वहाँ पुलिस की एक बड़ी टीम आ गई। उन्होंने देखा कि हीजू लटकी हुई है और रॉन सामने खड़ा है। अब उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं थी, रॉन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हीजू के बेजान शरीर को देखकर सैम पूरी तरह टूट गया। ये कहानी थी एक ऐसे बदले की जो कई जिंदगियों को खा गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।